नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कफील खान को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसी के साथ साथ रवीश कुमार नाम का एनडीटीवी का ये तथाकथित स्वयंभू पत्रकार एक पत्र लिखता है योगी आदित्यनाथ को, जिसमें हालांकि सब्जेक्ट तो रहता है नौकरियों का, लेकिन इस नौकरियों के बहाने बड़ी चालाकी से रवीश कुमार कफील खान के मुद्दे को इस पूरे पत्र में घुसा देता है और ये कहने की कोशिश करता है कि कफील खान भी परेशान है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसकी भी आवाज़ उठनी चाहिए, और भी लोग परेशान हैं, उनकी भी आवाज़ उठनी चाहिए। ये रवीश कुमार कहने की कोशिश कर रहा है। वैसे रवीश कुमार पिछले 1 महीने से कफील खान के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है और अपने प्राइम टाइम के बहाने ये पूरे देश को संदेश दे रहा है कि कफील खान नाम का जो गोरखपुर का ये डॉक्टर है, जिसके ऊपर बच्चों की हत्या का अपराध पहले ही लग चुका है, और जिस तरीके से इसकी भूमिका आई थी सामने कि इसने अपने प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर चुराए थे और बाद में उन्हीं सिलेंडर को वापस लाने की बात हुई थी, तब इसने कहा था कि ये तो बच्चों की जान बचाने के लिए अपने पैसे से उन सिलेंडर्स को वापस लेके आ रहा था। दरअसल कफील खान के ऊपर जो केस है वो 13 दिसंबर 2019 का है, जब ये एएमयू में जाता है और एंटी सीए जो प्रोटेस्ट है उसमें एक बयान देता है, सीएबी यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर ये बयान देता है, और उस बयान में जो बातें करता है वो निश्चित तौर पर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आती हैं। ये लोगों को भड़काता है, ये लोगों को ये कहता है कि आप 25 करोड़ हो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये कितने भी कानून बना लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम संविधान को बचाने के लिए इसका विरोध करते रहेंगे। कपिल कहता है कि हम दीवार की तरह से हैं और इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, ये आरएसएस के लोग हैं, वोटा भाई, इस तरीके की बातें ये करता है। और इन सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये था कि कफील खान वहाँ पर लोगों को भड़का रहा था, देश के खिलाफ भड़का रहा था, देश की सरकार के खिलाफ, और इसीलिए इसके खिलाफ राजसुकाल लगाया गया। लेकिन इस कफील खान के पक्ष में संजय सिंह से लेकर रवीश कुमार इसलिए उतर पड़े कि इन्हें यह लगता है कि कफील खान चूंकि मुसलमान है और ऐसा होने से तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की पत्रकारिता आराम से फल फूल सकती है। रवीश कुमार एक सेलेक्टिव तौर का पत्रकार है जो उन्हीं लोगों की बातों को उठाता है जो या तो वामपंथी होते हैं या मजहबी जिहादी किस्म के लोग होते हैं, अन्यथा किसी भी पीड़ित की बात को ये नहीं उठाता है। और अपने पत्र में इसने जो नौकरी की बात उठाई है वो भी सिर्फ एक व्यंग के लिए, क्योंकि ये सीरियसली नौकरी की बात नहीं कर रहा है। रवीश कुमार जानता है उत्तर प्रदेश 20 करोड़ लोगों की आबादी वाला प्रदेश है और उस प्रदेश में 40-50 हज़ार नौकरियां अगर निकलती हैं तो उससे भी सभी लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, और जिनको नौकरी मिल जाएगी वो खुश हो जाएंगे, नौकरी पा लेंगे, लेकिन बाकी के लोग फिर नौकरी की जद्दोजहद में जुड़ जाएंगे। और रोजगार और नौकरी ऐसा मसला है जो निरंतर चलता रहता है, इसको आप कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कोई भी डेवलप्ड कंट्री भी रोजगार की पूरी तरीके से बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन रवीश कुमार या तो इन चीजों को समझता नहीं है, या तो इन चीजों को जानता नहीं है, या फिर जानबूझकर जो पुरानी कहावत है कि सीढ़ी बन के हलवा खाना, ऐसी कोशिश रवीश कुमार करता है। वही कोशिश संजय सिंह के द्वारा की जा रही है। संजय सिंह भी आज जब सुनवाई का डेट थी तो उसी दिन कफील की पत्नी का एक वीडियो शेयर करता है और इसमें वो अपने पति को बहुत ही ज़्यादा निर्दोष और बहुत बड़ा रहम दिल बताने की कोशिश करती है। लेकिन आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति जिहाद की बातें करता है, जो कट्टरपंथ की बात करता है, वो कभी भी रहम दिल नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब में जिस चीज़ को जिहाद कहा गया है वो निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए है जो उसके मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जो उसके जो खुदा है उस पर ईमान नहीं लाते हैं, उन लोगों के वाजिब उल कत्ल की बात की जाती है जिहाद के अंदर। यानी कि जो लोग उनके मत के नहीं हैं, जो दूसरे मत के हैं, उनके ऊपर अगर वो अत्याचार भी करें, उनका कत्ल भी करें, तब भी वाजिब है और इसके लिए उन्हें सजा नहीं बल्कि जन्नत मिलती है। ये जिहाद की पूरी थ्योरी है और इसीलिए ये लोग इस बात को करते हैं, चाहे ये डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कितने भी पढ़ लिख जाएं, उसके बाद अगर ये जिहाद का जिक्र करने लगे और ये अल्लाह और खुदा का जिक्र करने लगे बातों में, तो आप समझ लीजिए कि ये निश्चित तौर पर जिहादी मानसिकता के लोग हैं
क्योंकि अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे मतावलंबी लोग हैं उनके प्रति इनके अंदर नफरत भरी हुई है, जिसको ये शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कफिल ने जो बयान दिया था, जो एएमयू के अंदर एक पूरा का पूरा 25 मिनट का भाषण दिया था, उसका लब्बो लबाब यही था कि कफिल खान वहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स को सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति और उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति भड़काता हुआ नजर आ रहा था, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के तहत इस व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सीजेएम की कोर्ट ने इसको जमानत देने से इनकार कर दिया और उसके बाद इसको मथुरा की जेल में डाल दिया, जिसके बाद ये अंदर से, जेल के अंदर से लेटर भेजता है जिसको लीक किया जाता है और फिर से वही सब करने की कोशिश की जाती है जैसा कि कन्हैया कुमार के मामले में हुआ था। आपको याद होगा, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अपराजिता जैसे तमाम ऐसे लोग थे जो कि उस दिन जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी छात्र थे या कुछ आतंकवादी भी उनमें थे, उनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे। और जब उनके खिलाफ वीडियो बाहर आया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, तो इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, वो तो संविधान के तहत काम कर रहे थे। लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से पेश किया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और फिर उनको बचाने के लिए पूरा का पूरा एनडीटीवी, आज तक जैसे चैनल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां भी उतर पड़ी थी। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक उसके पक्ष में बोलने लगा था और वही चीज आज कफिल के पक्ष में दिखाई देती है। ये लोग दरअसल इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जो जजेस होते हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि ये लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं, जिस तरीके से गलत तरीके से संविधान को ये एक इंटरप्रेट करने लगते हैं, उसकी व्याख्या करने लगते हैं, वही बात कफिल ने भी की। और कफिल एक तरफ संविधान की बात कर रहा है, एएमयू के स्टूडेंट के बीच संविधान को मानने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ जब कुछ दिनों पहले 3 तलाक को लेकर कानून आया था, तब कोई भी एएमयू या जेएनयू का छात्र या कफिल जैसा कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह रहा था कि हमें संविधान की बात माननी चाहिए, क्योंकि वहां पर ये कहते हैं कि ये शरिया की बात मानेंगे, ये अपनी परंपरा की बात मानेंगे, ये अपने मजहब की बात मानेंगे। और जैसे ही कोई बात आती है, जब इन्हें विक्टिम कार्ड खेलना पड़ता है, तब ये संविधान को बीच में ले आते हैं। सीएए में कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं था, ये सरकार पहले ही कह चुकी थी, संसद में बहस हो चुकी थी, तमाम पार्टियों ने इस पर बहस की। ये इसी बात को जोड़ना चाहते थे कि इनके साथ साथ रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को भी भारत में नागरिकता दे दी जाए, जिससे सरकार ने इनकार कर दिया था। और गृह मंत्री ने संसद में ताल ठोक कर कहा था कि हम किसी भी शरणार्थी को नागरिकता से वंचित नहीं रहने देंगे और किसी भी अवैध घुसपैठिए को देश में रहने नहीं देंगे। तो ये 2 बातें थी जिससे इनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। ये लोग पूरी की पूरी जो लॉबी है, चाहे रवीश कुमार, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कफिल और उमर खालिद जैसे लोग या कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोग, इन लोगों के दर्द यही है कि जो रोहिंग्या हैं, जो अपराधी किस्म के हैं या जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इस देश में तमाम तरीके के अपराधों में लिप्त रहते हैं, उनको भी भारत का नागरिक बनाकर भारत के संसाधनों पर डाका डालने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन सरकार इससे पहले ही इनकार कर चुकी है और इसी वजह से इन्होंने पूरे देश में एंटी सीएए या एंटी सीएबी के नाम पर इतने बड़े बवाल मचाए, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट किए और उनकी परिणति देखने को मिली दिल्ली में दंगों के दौर में, दंगों के रूप में। और उस समय भी ये संजय सिंह, जो आज कफिल को बचाने के लिए उसकी पत्नी का वीडियो शेयर करता है, उसके प्रति सहानुभूति लाने की कोशिश कर रहा है, तब जो दिल्ली का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, दंगों का सबसे बड़ा दंगाई था, उस ताहिर हसैन को बचाने के लिए इसी तरीके की बातें कर रहा था। एनडीटीवी चैनल उसके बयानों को दिखा रहा था और उसके पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहा था। कफिल के बारे में बताएं तो ये गोरखपुर का वो हत्यारा है जिसकी वजह से 70 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई। ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर था, लेकिन इलाज करने के बजाय ये अपने प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करता था, वहाँ पर कम रहता था और वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी चुराने का आरोप इसके ऊपर था, जिसके बाद जांच के बाद इसको बर्खास्त किया गया था और इसको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद ये जमानत पर छूटता है और वहाँ से छूटने के बाद जब एंटी-सीए दंगे होते हैं, एंटी-सीए प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये उनमें जाकर भाषण देता है और उस भाषण के तहत ही जिस तरीके से शर्जील इमाम पर कार्रवाई हुई थी, सपूरा जरगर पर कार्रवाई होती है या दूसरे तमाम आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होती है, उसी के तहत इसके ऊपर एनएसए लगा और एनएसए के तहत आज ये जेल में है, जिसकी जमानत को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी थी।
तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि एनडीटीवी जैसे चैनल हो, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हो, संजय सिंह जैसे नेता हो या राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्र के संविधान को और राष्ट्रीय अस्मिता को भी दांव पर लगा सकते हैं। और जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि रवीश कुमार को योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से पत्र लिखने का ड्रामा करना पड़ता। उसने पत्र तो लिखा, उसमें मुद्दा उठाया कफील का, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से व्यंग्यात्मक रूप से नौकरियों को और उसको जो मैसेजेस आते हैं उसका जिक्र उसने किया, अगर वो मैसेजेस को इतना ही देखता है तो फिर जो लोग उसको सलाह देते हैं कि तू राष्ट्रवाद के प्रति, थोड़ा सा राष्ट्र के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाओ और तुम देश के प्रति बात करो, देश में फूट डालने की बात मत करो, कामपंथ को छोड़ो, वामपंथ को छोड़ो, उन बातों को रवीश कुमार नहीं मानता है। जबकि इसको मिलने वाले जो मैसेजेस हैं उसमें 80% से ज़्यादा मैसेजेस को सही रास्ते पर चलने की सलाह देने वाले होते हैं। जबकि ये इस तरीके से ड्रामे करके अपने आप को एक बहुत बड़ा चिंतक दिखाने की कोशिश करता है या अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार होने का दावा किया करता है। जय हिंद, जय भारत।